नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बात करूंगा देश की नई शिक्षा नीति पर। नई एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा हो गई है। 34 सालों के बाद ये एजुकेशन पॉलिसी सामने आई है। बहुत मशक्कत हुई है, बहुत आयोग बने, बहुत कमेटियां बनी, व्यापक मंथन हुआ। इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट, साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, तरह तरह के जो भी जुड़े हुए लोग थे, जो भी इसमें भागीदार पक्ष थे, सबसे राय मशविरा किया गया। लाखों की संख्या में सुझाव आए, लोगों के भी सुझाव आए। सब मंथन करने के बाद एक नई शिक्षा नीति की घोषणा आज की गई है। घर घर में इस बात को लेकर के दिलचस्पी है कि आने वाले दिनों में उनके बच्चों के लिए किस तरह की शिक्षा पद्धति का इंतजाम किया जाएगा। उनके बच्चे इस पढ़ाई के जरिए कितने स्किल से लैस होंगे, किस तरह की नौकरी हासिल करने में वे कामयाब हो सकते हैं, किस तरह से उनके भविष्य का निर्माण होगा। शिक्षा ऐसा मसला है कि हर घर में सबसे ज्यादा अगर किसी बात पे दिलचस्पी होती है तो एजुकेशन को लेकर के। गरीब से गरीब आदमी, वंचित तबके का व्यक्ति भी आज इतना जागरूक हो गया है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उनका भविष्य निखारना चाहता है, उनके हाथ में ताकत देखना चाहता है, और उनको ताकत का एकमात्र जरिया है एजुकेशन। तो हमारी एजुकेशन कैसी होगी, किस तरह के स्वरूप में, किस तरह के ढांचे में रची बसी होगी, इसको लेकर के दिलचस्पी होना लाजमी है। तो आपसे बात करूंगा कि आज की शिक्षा नीति में क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं। आने वाले दिनों में और भी तस्वीर साफ होगी, हो सकता है फिर आपसे बात करूं, लेकिन आज जो मोटी मोटी बातें हैं उसमें प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और उसके ढांचे को लेकर के क्या बदलाव हुए हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में 4 चरण होंगे। पहले चरण में नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी, क्लास 1, क्लास 2, इनका एक पैटर्न रखा जाएगा कि किस तरह से इनको सिखाना है। हंसते खेलते, हंसने खेलने की जो उम्र है उसमें अनावश्यक बोझ ना हो, और बच्चों को प्रायोगिक तरीके से अपने आसपास के जनजीवन से हंसते खेलते किस तरह से उनकी भाषा को समृद्ध की भाषा की जानकारी दी जाए, जो बुनियादी तत्व हैं वो बताए जाएं, और हंसते खेलते बहुत ही व्यवहारिक तरीके से बिना बोझ डाले हुए, वो एक पैटर्न होगा कक्षा 2 तक, यानी क्लास 2 तक। दूसरा जो चरण होगा वो क्लास 3 से क्लास 5 तक होगा। वो पैटर्न होगा जिसमें थोड़ा न्यूमेरिक पे जोर दिया जाएगा, थोड़ा लेखन कौशल पे, थोड़ा थोड़ा उनको राइटिंग स्किल्स सिखाई जाएंगी। उसके बाद जो तीसरा पैटर्न होगा वो होगा 6 से 8th क्लास तक के लिए, यानी पहला चरण जिसमें प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, क्लास 2, दूसरा क्लास 3 से क्लास 5, और तीसरा चरण क्लास 6 से 8 तक, और क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन शामिल होगा। और फिर बच्चों को थोड़ा सा जो अध्ययन का मॉडल है वो चेंज करके उनको एक पैटर्न पे सीखने की, किस तरह से उनकी सारी स्किल्स को थोड़ा थोड़ा बल दिया जाए, लेकिन बिना बोझ डाले हुए, और उन तमाम पैटर्न के अनुरूप जो उनको वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बनाए रखें, और जब वो आगे की सीढ़ी पर जाएं तो उनको बहुत परेशानी नहीं हो। जो चौथा पैटर्न होगा वो 9 से 12 तक का होगा। वो एक जैसा पैटर्न, जो 4 चरण है उनके पैटर्न मोटे मोटे तौर पर एक जैसे होंगे, यानी सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होगी कमोवेश एक जैसी होगी। और जो एनसीएफ बनेगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो इसी के अनुरूप बनाया जाएगा, यानी एनसीएफ में भी बदलाव होना है। तो चौथा चरण जो 9 से 12 तक का होगा उसमें तरह तरह की फ्लेक्सिबिलिटी सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिल सकती हैं, कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस होंगी। उसमें जिनको अभी तक सहायक शिक्षा के रूप में जाना जाता था वो सारी चीजें मेन स्ट्रीम में आ सकती हैं। योगा हो गया, संगीत हो गया, इस तरह की जो भी चीजें थी जिनको हम मानते थे कि सहायक शिक्षा है, वो मेन स्ट्रीम में आ सकती हैं। उद्देश्य ये होगा कि 12वीं करते करते बच्चा कम से कम ऐसी स्किल से लैस हो कि वो कुछ काम करना चाहे तो काम कर ले। तो ये मोटी मोटी बात जो है वो 12 तक, प्राइमरी नर्सरी एजुकेशन से लेकर जो 12वीं तक का मॉडल है कमोवेश, इसके आसपास और इसी के अनुरूप होगा। अब बात करता हूं उच्च शिक्षा की, हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन का जो जीआर है, जो एनरोलमेंट रेशियो है, बहुत कम है। अभी भी बहुत जागरूकता होने के बाद भी
देश में जीआर बहुत कम है, तो वो लक्ष्य रखा गया है कि 2035 में हम 50% तक जाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या होगा? तो जो डिग्री का पैटर्न है कि 3 साल की डिग्री आप ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर डिग्री आपको मिलती है। आपने 1 साल 2 साल में किसी परिस्थितिवश आपने पढ़ाई छोड़ दी तो फिर आपका रास्ता कोई बचता नहीं है। तो एक बड़ा परिवर्तन किया गया है, जो लाभकारी परिवर्तन है, बहुत से बच्चों को इसका फायदा होने वाला है। वो फायदा, जहां पर फायदा एकदम दिख रहा है, वो मैं जोर देकर कह रहा हूं कि ये फायदा होने वाला है। 1 साल अगर आपने पढ़ाई की ग्रेजुएशन में तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपको कुछ वैल्यू क्रेडिट भी दी जाएगी जो आपकी सुरक्षित रहेगी दूसरे साल की पढ़ाई जब भी आप करें। जो रेगुलर पढ़ता है फर्स्ट सेकंड थर्ड तो उसको तो डिग्री मिल जाएगी, लेकिन अगर 1 साल के बाद किसी ने पढ़ाई छोड़ दी तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के बाद अगर छोड़ दी उसे डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल की पढ़ाई पूरी करने पर डिग्री मिलेगी। और डिग्री में भी 2 तरह की चीजें की गई हैं, तय की गई हैं। यानी अगर आप नौकरी में जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन करिए, 3 साल की डिग्री लीजिए और आप नौकरी के लिए फॉर्म भरिए, नौकरी में जाइए। लेकिन अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आपको 3 साल की डिग्री प्लस 1 साल एमए का, 4 साल, फिर आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। यानी आपका समय बचेगा। और एक बड़ा परिवर्तन है कि इस तरह से करिकुलम को शेप दिया जाएगा कि 4 साल में आपकी वो डिग्री कंप्लीट हो जाए और आप पीएचडी में जाए। रिसर्च पर बहुत फोकस किया जा रहा है। यूएस की तर्ज पर एक पूरा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यहाँ पर बनेगा जिसमें साइंस के अलावा सोशल साइंस भी शामिल होगा और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होंगे उनको फंड किया जाएगा इस फाउंडेशन के जरिए। तो उच्च शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मैंने कहा क्रेडिट अंक होंगे, यानी कि आपने किसी परिस्थिति बस 1 साल की पढ़ाई की, दूसरे साल में नहीं पढ़ पाए, या 2 साल की पढ़ाई की, तीसरे साल में नहीं पढ़ पाए, तो तय अवधि के बाद अगर आप सोचते हैं कि अब मेरी स्थिति ठीक है या परिस्थिति ठीक है तो तीसरे साल की पढ़ाई का मौका आपको, वो अंक आपके सेविंग बैंक में जैसे आपकी राशि सुरक्षित रहती है वैसे डिजी लॉकर में वो सुरक्षित रहेगी क्रेडिट, और उसका उपयोग करते हुए आप फिर से आकर के आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। एक और जो बड़ा परिवर्तन है वो परिवर्तन ऐसा है कि जैसे पीसीएम होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या कंप्यूटर साथ में ले लिया, स्ट्रीम्स तय थी कि इसमें ये विषय ही हो सकते हैं, उसको पूरा फ्लेक्सिबल कर दिया है। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के कॉम्बिनेशन में आपको एक सब्जेक्ट छोड़ करके कोई ऐसा सब्जेक्ट फैशन का लेना चाहते हैं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको होगी। यानी जो आर्ट, कॉमर्स और साइंस का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला पूरी तरह से बदल जाएगा और ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे और संस्थान भी इस तरह से डेवलप किए जाएंगे कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स की एंट्री हो, मल्टीपल डायमेंशन में वो कैसे पढ़ाई कर पाएं, पढ़ाई करवा पाएं, इसके लिहाज से उनको तैयार किया जाएगा। और ये फ्लेक्सिबल प्रारूप होगा ग्रेजुएशन में कि आप अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव कर सकें। यानी आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं होगी कि ये 3 विषय यही आप ले सकते हैं, अमुक 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 साइंस के विषय यही इसमें हो सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, जो भी फॉर्मूला अभी तक था बदल करके फ्लेक्सिबल फॉर्मूला दिया जाएगा कि आप एक विषय ऐसा चुन लें जो आपकी रुचि का है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो ये तो दोस्तों आपके बच्चे, हमारे आपके घरों में बच्चों को किस तरह से शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, किस तरह की शिक्षा पद्धति आने वाले दिनों में होगी, ये उसकी बुनियादी बातें हैं। जो और बड़ा चेंज होने वाला है, पाठ्यक्रम मैंने एनसीएफ का कहा था कि वो बदलेगा, स्वाभाविक तौर पे बदलेगा। जब इतनी चीजें बदल रही हैं तो एनसीएफ का प्रारूप पुराना नहीं चल सकता, वो अनफिट होगा, तो उसको बदला जाएगा। 2005 में शायद बना था, तो अब वो बदल करके एक नया 2020-21 में नया फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से टीचर्स एजुकेशन का भी फॉर्मूला पूरी तरह से बदल जाएगा। यानी वो जो करिकुलम है वो भी बदल करके एक नया करिकुलम होगा
कि टीचर्स ट्रेनिंग नए परिवेश के मुताबिक तय की जाएगी और टीचर ट्रेनिंग को मेन जो पढ़ाई है, जो कॉलेज की पढ़ाई है, उसमें कोशिश की जाएगी कि इसको शामिल किया जाए। इसके अलावा जो ढांचागत परिवर्तन है, जो हमारे ढांचे हैं अभी, जो एजुकेशन के नियामक संस्थान हैं, यूजीसी है, एआईसीटी है, एनसीटी है, ये क्या करते हैं? यूजीसी फंड करता है कॉलेजेस को, विश्वविद्यालयों को, उनके ऊपर एक तरह से वो निगरानी भी करता है, वहाँ की व्यवस्था को एक एसओपी तय करता है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता है, कॉलेजों की स्वायत्तता है, लेकिन यूजीसी का एक बड़ा रोल है फंडिंग को लेकर के। वो दिशा निर्देश, एक मॉडल गाइडलाइन वो तय करते हैं। यूजीसी, एआईसीटी तकनीकी शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने का काम करता है, उनके प्रारूप तय करता है, उनके करिकुलम पे नजर रखता है। इसी तरह से एनसीटी वो टीचर्स एजुकेशन की चीजें तय करता है। अब इन सब की जगह एक हायर एजुकेशन कमीशन होगा। उस कमीशन के अलग अलग डायमेंशन होंगे, अलग अलग उसके कौन फंडिंग करेगा, कौन अप्रूवल करेगा, वो ढांचे का, लेकिन एक आयोग, उसी के बैनर तले, उसी की छतरी तले ये सारे संस्थान उसमें समाहित कर दिए जाएंगे। यानी बहुत बड़ा फैसला है। देश के नियामक संस्थान, देश का जो ढांचा है एजुकेशन को रेगुलेट करने का, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। तो ये परिवर्तन, ये मुझे याद है कि 10 साल पहले, 12 साल पहले ये डिबेट चल रही थी, जब प्रोफेसर यशपाल कमेटी बनी थी। प्रोफेसर यशपाल ने इस बात की सिफारिश की थी कि सारे यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी सबको भंग करके एक उच्च शिक्षा आयोग बना दो। जो ये इंस्पेक्टर राज टाइप का मामला है, जो जगह जगह अलग अलग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, वो चीजें खत्म हो जाए, पारदर्शिता हो, एक आयोग हो, एक जैसा पैटर्न हो, और वो काम अब जाके पूरा हो रहा है। दोस्तों, ये हैं आज की नई शिक्षा नीति में बदलाव की कुछ महत्वपूर्ण और ठोस बातें। आने वाले दिनों में और भी बहुत चीजें स्पष्ट होंगी कि बोर्ड परीक्षाओं का स्वरूप क्या होगा, किस तरह से, कैसे पैटर्न उसका हो। काफी कुछ चीजें और सामने आने वाली, उस पर बात करूंगा। लेकिन आज ये बताते हुए कि नई शिक्षा नीति, और एक बात, जो मानव संसाधन मंत्रालय था वो अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है। शिक्षा मंत्रालय पहले हुआ करता था, राजीव गांधी के जमाने में मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था। इसके मल्टी डायमेंशन है, बहुआयामी रूप है, बहुत बड़ा स्वरूप हो गया है शिक्षा का। और ह्यूमन रिसोर्स के रूप में इसको देखा जाए, क्या के रूप में, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो गई थी, अब वो फिर से शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो ये है आज की बातें। आगे जैसा भी होगा, जो भी होगा, शिक्षा ऐसा मसला है जिसमें 6% जीडीपी का खर्च हो, ये बड़ी डिबेट होती रही है, उस पर भी बात हुई है, मंथन हुआ कैसे होगा, किस तरह से करेंगे, कैसे निवेश बढ़ेगा। शिक्षा में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है, खर्च की जरूरत है, खास तौर पर उन वर्गों के लोग जो खर्च नहीं कर सकते हैं, वे कैसे आगे आए, उनमें जागरूकता कैसे हो। अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर डिस्पैरिटी है लड़कियों को लेकर के, गर्ल्स एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाए, तरह तरह की विसंगतियां हैं। लेकिन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो 6% जीडीपी का खर्च हो, यह भी एक बुनियादी मसला है। अपनी शिक्षा नीति में इस पर भी बात हुई है, लेकिन ये कैसे होगा, क्योंकि खजाने से जुड़ा मसला है, ये आने वाले दिनों में और भी बहुत चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन अब ये जान लीजिए कि स्कूलों में जो तरह तरह की मनमानी चलती है, हालांकि एक राइडर के साथ कि इसका अमल कैसे होगा ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सी नीतियां बनती हैं, बहुत से कार्यक्रम बनते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जब होता है तो वो दृढ़ इच्छा शक्ति कैसी है सिस्टम की, उस पर डिपेंड करता है, वो देखना होगा। लेकिन अभी जो लगता है जैसे स्कूल मनमानी करते हैं, अपनी फीस कुछ भी तय कर दी, कोई भी कॉलेज, बड़े डीम्ड इंस्टीट्यूशन, उन सब पर भी नकेल का कुछ न कुछ इंतजाम इसमें किया गया है। तो ये सारी बातें हैं। अब आने वाले दिनों में जो भी होगा आपसे फिर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।